भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत प्रदर्शित हुई थी? तो ये हुई थी 17.5%। ऑप्शन नंबर सी। तो 2011 की जनगणना में भारत की जो 15वीं जनगणना थी, इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 17.6% की बढ़ोतरी के साथ लगभग 121 करोड़ हो गई थी। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या लगभग 18 करोड़ बढ़ी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि दोमट मृदा का उपयोग घाट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसे दोमट मृदा भी कहा जाता है। यह देश के कुल क्षेत्रफल के 43.4% भाग पर पाई जाती है। यह मृदा नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है, लेकिन इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। यह मृदा बागवानी, कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है, जबकि खिलौना और मूर्तियां बनाने के लिए चिकनी मृदा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है गलत। बाकी की जो 3 ऑप्शन है कि रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए प्रयुक्त होती हैं और कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। तो इसका जवाब है चौथा। खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करता है, जहां पर एक जीव दूसरे जीव को उपभोग करता है। विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्व और ऊर्जा का प्रवाह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। खाद्य श्रृंखला में 3 प्रमुख भाग या घटक होते हैं, जो कि हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। खाद्य श्रृंखला में सूर्य है ऊर्जा का स्रोत। उत्पादक इस ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रथम प्रकार के पोषी स्तर है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर में और जो तृतीयक उपभोक्ता है वो आते हैं चतुर्थ पोषी स्तर में। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे और शैवाल आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 143 गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसे धावन सोडा भी कहा जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह जल में अति विलेय है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है कि बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो कथन सही है वो है बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष भी नहीं बचता। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और बाहित मल का उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। बायोगैस एक अक्षय ईंधन है जो कि पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और खाद्य अपशिष्ट से उत्पन्न होता है। इसमें आमतौर पर जो मीथेन होती है वो होती है 50 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और नाइट्रोजन होती है 2 से 8%। बायोगैस के निम्नलिखित लाभ हैं कि बायोगैस यानी कि गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूल है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी भी है। बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी का उपयोग भी कम किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। बायोगैस के साथ साथ फसल उत्पादन के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि महापद्म ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था। तो वो था मगध साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी। महापद्म यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। पुराणों में से महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहकर संबोधित किया गया है। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की
तथा वहां पर एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग के शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो वो कथन है कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के तीनों कथन सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया। अगला प्रश्न है कि वोल्डेमॉर्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो वो है जेके रोलिंग की पुस्तक श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गरिया पूजा। गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं, धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह पर्व चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर बैसाख महीने के 7वें दिन तक आयोजित किया जाता है। त्रिपुरी और रियांग जनजातियां इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो वो है ताबो मठ। बाकी के तीनों मठ सिक्किम में स्थित हैं। सिक्किम में स्थित प्रमुख बौद्ध मठ हैं रुमटेक मठ, रालंग मठ, पेमा यांगत्से, इंचे मठ, कारतोक मठ, फोंडोग मठ स्थित हैं ये सभी सिक्किम में। जबकि जो ताम्बो मठ है यह है हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। अगला प्रश्न है कि मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वो है मल्चिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के 75% से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। तो वो था घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है घोड़े की बलि। यह राज्य की सीमा विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में एक घोड़े को अभिषेक के पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण करने वाले संपूर्ण भाग पर राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था। यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा के साथ युद्ध कर। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल को निरूपित करने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। तो वो है मांड, ऑप्शन नंबर 1। गजल अरबी साहित्य की एक प्रसिद्ध काव्य शैली है। गजल में मतला, मक्ता और मिसरा का होना अनिवार्य है, अन्यथा गजल अधूरी मानी जाती है। जबकि मांड शब्द गजल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। तो वो है उत्खंड, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तरीका, जलप्रपात और विसर्प ये तीनों नदियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। तो वो थे हरिसेन। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि बिछुआ के पौधे की पत्तियां किस अम्ल का श्रावण करती हैं जिससे छूने पर दर्द होता है। तो मेथेनोइक, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में यानी कि शोभा यात्रा के द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो वो है मासी मागम, ऑप्शन नंबर 1। मासी मागम का त्योहार मुख्य रूप से भारत के दक्षिण में तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष में
माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि द डिसिपल चैतन्य तम्हाड़े की डैश में एक पुस्तक विजेता फिल्म है, तो वो है मराठी में। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 16 में भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंक कंपनी का निर्देशक हो। अगला प्रश्न है कि काल्पनिक कस्बा मालगुडी डैश के द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है, तो आर के नारायण द्वारा। अगला प्रश्न है कि पाणिनि कौन थे, तो एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया, ऑप्शन नंबर बी। पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे जिनका जन्म हुआ था 500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने थे, तो वो थे हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश की जानकारी मिलती है बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र से। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है। हर्षवर्धन अपने पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद शासक बने। इनका शासनकाल है 606 से 647। प्रारंभ में यह शैव उपासक था, लेकिन बाद में बौद्ध उपासक बन गया और राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज यानी कि कान्यकुब्ज को बनाया। हर्ष की प्रमुख पुस्तकें हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कन्नौज का पुराना नाम है कान्यकुब्ज। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है, तो वो है राखीगढ़ी। अमरपुरा, धौलावीरा, रंगपुर पुरातात्विक स्थल है गुजरात में, जबकि राखीगढ़ी है हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में। इसका विस्तार सरस्वती और दृष्टावती नदी के किनारे हुआ है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। इसकी प्रमुख नदी है घग्गर। राखीगढ़ी का उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से 99 के दौरान अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों में संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की मुख्य समितियां, तो समिति और उनके अध्यक्ष, तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाह समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। अगला प्रश्न है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अगला प्रश्न है कि दीघ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है, तो यह बौद्ध के। दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। इसमें कुल 34 सूत्र हैं। इन सूत्रों के लंबे आकार के कारण ही इसे दीघ निकाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है, तो यह घोड़ नदी के किनारे, जो कि महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र में हड़प्पा का एक पुरातात्विक स्थल है। आमतौर पर वयस्कों को इस स्थल पर दफनाया जाता है। यहाँ से गेहूं, जौ, मसूर, बाजरा और तिल के अवशेष मिले हैं। मैदानों के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी, यही कथन गलत है। बाकी के जो कथन सही है वो है कि मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। कुछ मैदान नदी निक्षेपों के द्वारा बनते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा वाला कथन सही है। अगला प्रश्न है कि बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मंदिर वास्तुकला से, ऑप्शन नंबर डी। बेसर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के मध्य में निर्मित हैं। इस शैली के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हैं एलोरा, चेन्नई केशव मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और लद्दाख मंदिर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो जो शहद के उत्पादन से संबंधित है वो है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर है बागवानी फसलों का अध्ययन। और सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो वो है फाग। हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य हैं फाग, सांग, खोरिया, धमाल और डफ। जबकि उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं रासलीला, चरकुला, नौटंकी और रामलीला। कर्नाटक से संबंधित लोक नृत्य हैं यक्षगान, बेलाटा, डोलू कुनिथा। और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं लाठी, गंभीरा, छऊ और वृता। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है चीनी कारखाना। प्राथमिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। द्वितीयक क्षेत्र तो वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करे, जैसे कि इस्पात उद्योग, चीनी कारखाना, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स। और तृतीयक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन। अगला प्रश्न है कि कावेरी द्रोणी यानी कि बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश में स्थित है? तो यह है केरल, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बहती है। इस द्रोणी का 3% क्षेत्रफल केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है।